नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रियल एस्टेट कोच प्रसाद आमोणकर और आज का टॉपिक है टोकन। काफ़ी सारे लोगों ने सवाल पूछा है कि टोकन कब देना बनता है। कोई भी प्रॉपर्टी आप जब किसी को दिखाते हो, कोई बायर है जिसको आपने एक प्रॉपर्टी देख लिया, दिखा दिया, सेलर इज ओके विद द बायर और बायर को भी प्रॉपर्टी ओके है और उनकी प्राइस नेगोशिएशन हो गई है। अभी प्राइस नेगोशिएशन के बाद इस प्रॉपर्टी डील को कैसे फ्रीज करें। आप डॉक्यूमेंट्स ले लेते हो प्रॉपर्टी के, नेगोशिएशन के बाद आप समझ लेते हो कि टोटल पैसा कितना खर्चा होने वाला है। प्रॉपर्टी का प्राइस एक होता है, मेंटेनेंस होता है या फिर ट्रांसफर फीस होती है, ब्रोकरेज होता है। सारी चीज़ें समझने के बाद जो भी आउटगोइंग होता है एक बायर का और जिसे पैसा मिलने वाला होता है वो सेलर होता है, तो दोनों में अगर ये नेगोशिएशन हो गया और प्रॉपर्टी फाइनलाइज हो गई तो अब इस केस में टोकन कब देते हैं, ये सवाल है। देखो, इसका कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर वैसा है नहीं कि इस समय में आपको टोकन देना है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूंगा या फिर जितने भी मेरे फेलो एसोसिएट्स है, कोलीग्स है जो ऑलरेडी रियल एस्टेट बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं। जब भी कोई टोकन आता है, इसका मतलब ये नहीं कि बायर ने प्रॉपर्टी का टोकन दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका काम हो गया। इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि जब कोई भी पैसे का ट्रांजैक्शन होता है तो वो पैसा सेफ हाथों में जाए, बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि ये प्रॉपर्टी जो फाइनल हुई है, ये प्रॉपर्टी सच में उस सेलर की है या नहीं। तो अपना टाइटल वेरिफिकेशन होता है प्रॉपर्टी का। जो सेलर होता है उसका केवाईसी होता है कि यही क्लाइंट है और उसकी यही प्रॉपर्टी है। तो लॉयर अपना काम करता है। लॉयर आपको एक हद तक बता सकता है कि हाँ, ये प्रॉपर्टी इस इंसान की है और ये इंसान ये प्रॉपर्टी को बेच सकता है। तो यू आर ओके फ्रॉम द बायर्स पर्सपेक्टिव कि प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है। लेकिन एज ए एजेंट ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अपनी तरफ से भी ड्यू डिलिजेंस करना है। आपको पता होना चाहिए कि जिससे आप बात कर रहे हो वो सही में वही क्लाइंट है, वही सेलर है जिसके अगेंस्ट में प्रॉपर्टी के पेपर्स है। प्रॉपर्टी का कार्ड हो सकता है या फिर सेल डीड आपके पास हो सकती है। तब आपके पास उसका आधार कार्ड या पैन कार्ड या जो भी चीज़ें हैं जिससे वो प्रूव होता है कि यही क्लाइंट है जिसकी ये प्रॉपर्टी है। अपार्टमेंट्स में क्या होता है कि थोड़ी दिक्कत कम आती है, क्योंकि जो सेलर होता है उसके पास चाबी होती है, उसके पास पोजेशन होता है, उसका हाउस टैक्स होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल उसके नाम पे होता है, प्रॉपर्टी के पेपर उसके होते हैं, सेल डीड होती है उसके पास या गिफ्ट डीड होती है, अग्रीमेंट होता है या फिर उस बिल्डिंग में उसका नाम होता है, बाहर बोर्ड पे उसका नाम होता है। आप सोसाइटी में जाके बात कर सकते हो, चेयरमैन से बात कर सकते हो, क्योंकि उनको पता रहता है कि कौन ओनर है। तो इस केस में वो ईजी हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी अपार्टमेंट में ना रजिस्टर्ड सोसाइटी होती है या कहीं मेंटेनेंस सोसाइटी होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जब किसी का अपार्टमेंट होता है तो उसके नाम के अगेंस्ट उसका नॉमिनी का भी नाम होता है, और बाय चांस अगर वो जो ओरिजिनल ओनर था वो है नहीं, इफ इज पास्ड अवे, देन उनका जो नॉमिनी है उनके नाम पे प्रॉपर्टी आनी है, ताकि जो शेयर सर्टिफिकेट अभी बन रहा होता है उसके जो करंट ओनर है उसके नाम पे बने। ये चीज भी आपको देखनी बहुत जरूरी है। अपार्टमेंट्स में थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन जब आप कोई प्लॉट डील करते हो, प्लॉट के इसमें आपको थोड़ा ड्यू डिलिजेंस और करना पड़ता है। जैसे आपने टाइटल तो देख लिया, डॉक्यूमेंट्स तो देख लिए, उसके बाद आपको फिजिकल पोजीशन भी देखना पड़ता है, क्योंकि वहां पे एक नॉर्मल प्लॉट है जिसमें कुछ भी नहीं है, शायद कभी कभी कंपाउंड भी हो सकता है प्रॉपर, इसमें गेट भी हो सकती है ताकि कुछ एंक्रोचमेंट ना हो। तो आप जब नेबर्स में पूछते हो, जब आपकी डील फाइनलाइज हुई रहती है, तब आप नेबर्स में पूछते हो कि ये प्रॉपर्टी है किसकी, तब ये काम करने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। टोकन देने से पहले आपको ये ड्यू डिलिजेंस करना बहुत ज़रूरी है। दो चीज़ें होती है, एक क्लाइंट होता है, एक सेलर होता है जो टोकन मांगता है, यह मुझे टोकन चाहिए। अगर आपने मुझे टोकन दे दिया, मान लो मेरी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मुझे एक 5-10% टोकन चाहिए, मेरा टाइटल क्लियर है, आप मुझे अभी 5 लाख दे दो या 10 लाख दे दो, पेपर लेके जाओ, फिर बाद में आप 30 दिन में, 45 डेज में या 2 महीने में रजिस्ट्री कर लेना। तब तक मैं प्रॉपर्टी किसी को नहीं दिखा रहा हूँ, प्रॉपर्टी मार्केट में नहीं रहेगी। अगर आपने मुझे टोकन नहीं दिया तो प्रॉपर्टी मार्केट में ओपन रहेगी।
ताकि मैं अपना टाइम वेस्ट ना करूं। कभी कभी क्या होता है, जो बायर होते हैं प्रॉपर्टी को ओके कर देते हैं, ठीक है ये मुझे प्रॉपर्टी पसंद है, ये प्लॉट मुझे पसंद है और मैं इसको ले रहा हूं, और आप ये इस प्लॉट को किसी और को मत दिखाना, आप टाइटल डॉक्यूमेंट दे दो मुझे, मैं लॉयर के पास जाता हूं, लॉयर से ओके कराता हूं, फिर आपको टोकन देता हूं। इन दोनों सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि कौन सा वाला तरीका सही होगा? एक सेकंड के लिए आप सोच लो। जब तक, मेरे हिसाब से जब तक आप टाइटल डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करते तब तक टोकन देना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर उस टाइटल में सेलर का क्या होता है कि सेलर को हमेशा लगता है कि मेरा टाइटल तो क्लियर है, मेरे पिताजी ने प्रॉपर्टी ली थी, मेरे पिताजी और मेरे माँ के नाम पे प्रॉपर्टी थी, आज मेरे नाम पे हो गई दो। मतलब कभी कभी क्या होता है कि अगर ओरिजिनल ओनर नहीं है, इफ द ओरिजिनल ओनर हैज पास्ड अवे, तब प्रॉपर्टी आपके पास कैसी है उसके भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लेकिन जो सेलर होता है उसे लगता है मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे पिताजी की थी अब मेरी है, तो उनके लिए वो बोलना बहुत इजी है। लेकिन लीगल टर्म्स में अगर आपके लॉयर बोलते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इसको नहीं कर सकते, तो आपका टोकन फंस जाएगा। क्योंकि जब भी आप टोकन देते हो तो एक ऑफर लेटर बनता है, एक रिसिट बनती है, जिसमें बायर का सेलर का दोनों का नाम आता है, अमाउंट आता है कि मैंने आपको 5 लाख दे दिए है इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, और विद इन सो मेनी डेज यू हैव टू कंप्लीट द डील। अगर ये 2 महीने में आपने डील कंप्लीट नहीं की तो आपका ये टोकन फॉरफिट हो जाएगा। दूसरी तरफ हम ये भी लिखते हैं कि अगर आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए तो आपको मुझे ये पैसा रिफंड करना है। 2 महीने के अंदर आपने अगर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए, ये टाइटल क्लियर है, ये टाइटल क्लियर नहीं किया, तब मुझे आप 100% पैसा रिफंड करोगे। जब 5 लाख या 10 लाख की बड़ी अमाउंट जब आती है टोकन एज ए टोकन, तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ये पैसा एक बार आपने किसी को दे दिया तो यूज़ कर लेता है, फिर वापस आना मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि जैसे आपने ओके की, आप अगर कॉन्फिडेंट हो कि मैं ये प्रॉपर्टी ले रहा हूं, आपका बायर अगर कॉन्फिडेंट है कि ये प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूं, तो आप उसको टोकन कब देना? जब आपका लॉयर ओके बोले। क्योंकि लॉयर क्या करता है, लॉयर को डॉक्यूमेंट्स देखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फाइल निकालने में टाइम लगता है, क्योंकि उनके पास भी बहुत काम होता है। 50 फाइलें उनके पास ऑफिस में पड़ी रहती है, क्योंकि दे आर सो मच एक्सपर्ट्स कि जब फाइल ओपन करने के बाद आधे घंटे में 1 घंटे में आपको बता सकते हैं कि इसका टाइटल ओके है या नहीं। मोटा मोटी वो बता सकते हैं आउटलाइन में कि ये टाइटल क्लियर हो सकता है, आप इसको टोकन दे सकते हो। तो जब तक आपको लॉयर का ओके नहीं आता तब तक आप उसमें कुछ भी पैसा मत डालना, ये आपके बायर को भी बताना। देखो एज ए एजेंट यू विल अर्न मनी, लेकिन अगर किसी का पैसा फंस गया तो आपको भी परेशानी आ सकती है, क्योंकि वो उसका ही पैसा नहीं है, वो आपकी भी जवाबदारी है, वो आपका भी पैसा है। क्योंकि आप सोचो कि आप खुद प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो आप डालोगे क्या पैसा? तो अगर आप नहीं डालोगे पैसा उस प्रॉपर्टी में टोकन, तो आप अपने बायर को कैसे बता सकते हो? तो पेशेंटली आपको ये सेलर को बताना है कि आप मुझे टाइटल डॉक्यूमेंट्स दे दो मुझे, अगर इसमें से कुछ और डॉक्यूमेंट्स निकालने होंगे तो मैं आपकी मदद कर लूंगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत पुराने डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट से निकालने पड़ते हैं, उसमें थोड़ा टाइम जाता है, 7 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन, डिपेंड करता है कि कहाँ है प्रॉपर्टी, कौन से डिपार्टमेंट है। आर्काइव्स में हो सकता है पुराने डॉक्यूमेंट्स, तो उसे निकालने में थोड़ा टाइम लग सकता है। कभी कभी कुछ स्टेट्स में जैसे गोवा में पोर्चुगीज डॉक्यूमेंट होते हैं, तो पोर्चुगीज डॉक्यूमेंट्स को ऐसे तो आर्काइव्स में निकालने में टाइम लगता है, फिर उसके बाद उसको ट्रांसलेट भी होना रहता है, उसके बाद लॉयर को समझ में आता है कि ये इसकी हिस्ट्री है प्रॉपर्टी की। तो जब तक आपके पास हिस्ट्री नहीं है प्रॉपर्टी की, 30-35 साल के ऊपर की हिस्ट्री, तब तक टाइटल आपको मिलेगा नहीं। तो कुछ लोग बोलते हैं यार मेरा तो प्रॉपर्टी है, 35 साल से मेरे पास है, पोजेशन में है, टाइटल क्लियर है। आप समझ लो कि आपने एक प्रॉपर्टी आपके पास आ गई और उसका टाइटल 35 ईयर्स तक है, लेकिन वो 35 ईयर्स के डॉक्यूमेंट में कहीं एक डॉक्यूमेंट का जिक्र है और वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो 1920 का डॉक्यूमेंट है या 1950 का डॉक्यूमेंट है, और वो उस लॉयर के लिए ज़रूरी है क्योंकि वो ओरिजिनल ओनर था, ओरिजिनल ओनर से आगे आया, उसके बाद तीसरे बायर को आया, फिर चौथे करके करंट ओनर के पास आ गया। तो अगर ओनर लॉयर को लगता है कि वो 1950 का भी डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, तो भले आपका 35 ईयर्स का हिस्ट्री होने दो टाइटल का, आपको वो डॉक्यूमेंट लाना ज़रूरी है। आपके सेलर को ये डॉक्यूमेंट देना बहुत बहुत ज़रूरी है। टोकन कब आएगा आपका? टोकन अगर आप कॉन्फिडेंट है, कभी क्या होता है कि हम भी डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं, हमको लगता है कि हाँ है ठीक है प्रॉपर्टी, और अगर ये हॉट प्रॉपर्टी है,
और अगर आपने इसको छोड़ दिया तो पता चला कि सेलर तो ओपन है, प्रॉपर्टी मार्केट में पड़ी हुई है, कोई भी आके बोलेगा मैं टोकन देता हूं आपको एंड देन आई विल गो अहेड। तो इस केस में वो बायर का रिस्क है, तो आपका रिस्क नहीं है। आप अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सके उतनी कीजिए और बायर को समझा दीजिए कि अगर आपको लगता है कि यहाँ टोकन देना आपको ओके है, 1-2 लाख या 5 लाख या 10 लाख, आपको लगता है कि ये रिस्क नहीं है तो आप दे सकते हो। So don't get, but only thing is that you don't become responsible for giving that money। क्योंकि क्या होता है कि जब तक लॉयर का ओके नहीं आता तब तक हम रिकमेंड नहीं करते कि आप टोकन दे दो। ये सबसे पहली बात। अपार्टमेंट्स में क्या होता है कि अपार्टमेंट्स में क्लियर रहता है, उसका हाउस टैक्स होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, सेल डीड होती है आपके पास, और बिल्डर अगर रिनाउंड बिल्डर है उसका पूरा टाइटल क्लियर है। और अपार्टमेंट्स में क्या होता है कि कभी कभी लोन लिया होता है प्रॉपर्टी पे, अपार्टमेंट पे लोन लिया होता है, तो अगर वो लोन का भी डॉक्यूमेंट आपके पास सैंक्शनड है, पुराने ओनर ने लोन लिया है, तो इसका मतलब है उस बैंक ने भी अपने लॉयर पैनल से ये टाइटल क्लियर कराया है। तो उस केस में टोकन देना इज ओके उस केस में। लेकिन प्लॉट में ऐसा है नहीं, क्योंकि प्लॉट के ऊपर कभी लोग लेते नहीं है, ज़्यादातर लोन लेते नहीं है, डायरेक्ट परचेज करते हैं या फिर वो प्रॉपर्टी इनहेरेंट होती है उनके पास। तो इस केस में अगर लोन नहीं है तो टाइटल सर्च हुआ नहीं है। और एक चीज़ मैं बताता हूं आपको, जब भी ये सेलर होता है ना, कभी भी आप जब प्रॉपर्टी बेचते हो, अगर आपने अपने लॉयर के पास जाके अपनी प्रॉपर्टी का टाइटल वेरिफिकेशन कराया होगा तो आपके लिए वो ईजी होगा। तो इफ़ यू गेट सम प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी आपके पास आ गई है तो आप उस सेलर को बोल सकते हो हमारे पास टाइम है, आप प्रॉपर्टी के पेपर अपने लॉयर को दे देना और उनको बोलना कि मुझे टाइटल रिपोर्ट दे दे। जब टाइटल रिपोर्ट आपका आएगा, आप जब मेहनत करोगे एज अ सेलर, तब आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि जो बायर होगा, बायर देखेगा। और ये टाइटल सर्च आप उन लॉयर से करना जो उस मार्केट में है, उनका नाम है। ऐसे ही कई, अगर मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर सिटी में और आप 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर दूर जाके किसी और लॉयर को दे रहे हो जिसको कोई इस सिटी में नहीं जानता है, तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आप उस लॉयर को दे देना जहाँ पे लोग उनको जानते हैं। तो जब उसका टाइटल रिपोर्ट होगा तो मोटा मोटी आपके पास एक ईजी काम होगा, क्योंकि जब आपका बायर आएगा, बायर टाइटल रिपोर्ट देखेगा, अपने लॉयर को देगा, लॉयर नाम देखेगा कौन सा लॉयर है, अगर रिनाउंड लॉयर है और उसका टाइटल हमेशा अच्छा रहता है, तब जाके शायद टोकन देने में आपको आसानी हो। तो ये चीज़ें ज़रूरी है आपका काम बचाने के लिए। अगर आपके पास प्रॉपर्टी आई तो आप पहले से ही उसके ऊपर काम करो, ना कि पहले बायर लेके आओ उसके बाद आप टाइटल रिपोर्ट में लग जाओ। सो एज अ सेलर एंड एज द एजेंट ऑफ सेलर, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल दिस क्लाइंट कि इसका टाइटल वेरिफिकेशन आप अभी करा दो। कभी कभी क्या होता है कि कोई एक प्रॉपर्टी है जो ऑलमोस्ट क्लियर है, प्रॉपर्टी क्लियर है, लेकिन उसकी इन्वेंट्री प्रोसीडिंग होनी बाकी है, उसका डीड ऑफ सक्सेशन होना बाकी है, या फिर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है जिसमें दो कर्ता मर गया है, अभी वो प्रॉपर्टी उनके बच्चों के नाम पे आनी है, जो एल्डेस्ट मेंबर है उनके नाम पे आनी है। तो ये सारी चीज़ें आपने कर ली तो आपका काम और आसान हो जाएगा। टोकन देना कोई छोटा काम नहीं है, क्योंकि अगर 1 लाख भी हुआ या 5 लाख भी हुआ या 10 लाख हुआ, फिर भी एक वो अमाउंट है। अगर आपका टाइटल क्लियर नहीं रहा तो आपका वो तो पैसा वेस्ट हो गया, या फिर आप ब्लॉक हो जाओगे, काफ़ी टाइम तक वो पैसा आएगा नहीं। मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा होता है कि पैसा रिफंड आने में मुश्किल हो जाती है, फिर आप स्टक हो जाते हो, किसी दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। तो पहले से ही अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी रश में ना आप एक गलत डिसीजन ले लेते हो। गलत डिसीजन से क्या होता है कि आप अटक जाते हो, ना यहाँ के ना वहाँ के, मतलब ये भी प्रॉपर्टी नहीं मिली और किसी दूसरे प्रॉपर्टी में जब आप जाओगे तब आप मतलब देन यू विल बी मोर कॉन्शियस कि हाँ चलो यार, मैं परेशानी हो गई, मुझे अभी इस बार नहीं होना है। तो हर एक अच्छी प्रॉपर्टी को भी ना आप स्क्रूटिनाइज जब करोगे या लॉयर को दोगे तो आप ज़्यादा टाइम निकालोगे। तो पहले से ही करो ना, बाद में पछताने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो अपार्टमेंट में जैसे मैंने कहा कि टोकन देना इजी हो जाता है, कि प्लॉट और लैंड डील्स में, लार्ज लैंड पार्सल में ये मुश्किल हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जिसमें इन्वेंट्री होनी बाकी है, प्रॉपर्टी का सेटलमेंट पार्टीशन बिटवीन द फैमिली होना बाकी है, उसको 3 या 4 या 5 महीना लगेगा। प्रॉपर्टी का प्राइस आज एक पर्टिकुलर अमाउंट है, मान लीजिए 1000 रुपया।
3-4 महीने के बाद वो 1000 रुपया नहीं रहेगा, वो 1100 हो सकता है, 1200 हो सकता है। तो अगर आपको ये प्राइस को फ्रीज करना है तब आप टोकन देते हो। जब उस टाइम पे एक बड़ा अमाउंट या 10% या 20% अमाउंट देके आप उसमें उसके साथ एक अग्रीमेंट ऑफ सेल करते हो, जिसमें आपको राइट्स भी आ जाते हैं प्रॉपर्टी पे, और तब तक उनकी प्रोसीडिंग्स भी चल रही होती है, विद इन द फैमिली पार्टीशन होता है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जो सेलर है वो बेच इसलिए नहीं पाता क्योंकि उसके पास पैसा है नहीं फैमिली को सेटल करने के लिए। तो उस केस में वो एक बायर ढूंढता है, उससे पैसे लेता है, मतलब उसके साथ अग्रीमेंट करता है और उस प्रॉपर्टी का राइट्स उसको दे देता है विद इन द फैमिली, और फैमिली को सेटल करता है, उसके बाद उस एलडी पे आ जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इन चीज़ों के लिए आपको एक अच्छा लीगल एडवाइज़र बहुत ज़रूरी है। आपका अगर अच्छा लीगल एडवाइज़र रहेगा, एक अच्छा ब्रोकर आपके साथ रहेगा, एक अच्छा एजेंट आपके साथ रहेगा, जो खुद का पैसा नहीं देख के आपका जो टोटल वैल्यू है प्रॉपर्टी का, आपका जितना पैसा लगने वाला है या टोकन लगने वाला है, टोटल अमाउंट लगने वाला है, उसके ऊपर ध्यान देगा, तो आपकी डील अच्छी हो जाएगी, आपका पैसा बचेगा, आप फंसोगे नहीं। जब भी आप कोई एजेंट चूज करो, वो ऐसा एजेंट होना चाहिए जिसका एक नाम है मार्केट में, क्रेडिबिलिटी है, और वो रजिस्टर्ड है, रेरा रजिस्टर्ड है या उसकी कंपनी रजिस्टर्ड है, जीएसटी नंबर है, जो भी है। मतलब अगर उस बंदे का क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, तो वो हमेशा वो क्रेडिबिलिटी रखता है। वो घाई में कुछ काम नहीं करता, रश में कुछ काम नहीं करता, वो आपको करेक्ट सलाह देता है, और उस सलाह की वजह से आप हमेशा बचते हो। क्योंकि क्या होता है ना, एक एजेंट का काफ़ी बड़ा नेटवर्क होता है। अगर उसे लगा कि, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक केस में क्या हुआ था कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी आई थी, हमने मीटिंग किया, 1-2 मीटिंग की, और एक मीटिंग में हमारा फाइनलाइजेशन हो गया, प्रॉपर्टी फाइनलाइज होगी, प्राइस फाइनलाइज हो गया, कब डील करना है वो सब हो गया, मेरा बायर भी आया था बाहर से, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन हमें बाद में पता चला कि उस प्रॉपर्टी में फ्रॉड है। तो हमने कोई ट्रांजैक्शन किया नहीं था, टोकन दिया नहीं था, तो उस केस में फ्रॉड है। तो भले वो जो बेचने वाला वो शायद फ्रॉड हो, या फिर जिसको बेच के चला गया वो फ्रॉड हो, लेकिन हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। हमें कहीं एक डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाया जिसकी वजह से हमें लगा कि ये इस प्रॉपर्टी में शायद फ्रॉड हो सकता है। तो अगर हमारा इंट्यूशन हमें हमारा इंस्टिंक्ट कहता है कि इस प्रॉपर्टी में झोल हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम उसमें जाए क्यों? जिस प्रॉपर्टी में हमें क्लैरिटी है, सब कुछ ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी में हम पैसा डालें। हम क्यों करें ऐसा? क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका एक बार पैसा फंस गया तो बहुत टाइम तक रहता है, बहुत टाइम तक ब्लॉक हो जाता है। तो ऑल्सो इन केस ऑफ अ सेलर, अगर आपको लगता है कि आप ऐसे एक बायर के साथ काम कर रहे हो जो आपको थोड़ा अमाउंट दे देगा, उसके बाद आपको पूरा काम नहीं करेगा, तब भी आपको होशियार रहना है। आप टोकन मत लेना, आप टाइटल क्लियर कराओ, पब्लिक नोटिस डाल दो, ड्यू डिलिजेंस करो, सब कुछ करने दो, उसके बाद आप उनको प्रॉपर्टी आउट एंड आउट बेच सकते हो, सेल डीड कर सकते हो। इसमें एक ही चीज़ होती है, आपकी ज़बान की कीमत। कभी कभी क्या होता है, आज जो प्राइस आपने बोल दिया, अगर 2 महीने तक वो काम कर रहा है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, 2 महीने के बाद आप उसको बोलोगे नहीं अभी मेरी प्रॉपर्टी का प्राइस ये नहीं है, ये चेंज हो गया है, तब उसको हम एथिकल नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपने उनको समय दिया था काम करने के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, तो उन्होंने उतना टाइम ले लिया और अभी वो सेल डीड करना चाहते हैं। अगर आप एथिकल नहीं रहोगे तो आपका डील कभी होगा नहीं, क्योंकि हर बार आपको ऐसा ही होगा कि हर बार बायर आएगा, आपका प्राइस चेंज होते रहेगा। ये भी हमने काफ़ी बार देखा है कि सेलर्स के प्राइस चेंज होते रहते हैं, फिर बाद में उस मार्केट में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, उसकी इज्जत कम हो जाती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पता चल जाता है, एक ग्रुप में पता चल जाता है कि यार ये आदमी ऐसा ही है, बायर आया तो प्राइस बदल देता है, बायर आया प्राइस बदल देता है, बायर आया तो प्राइस बदल देता है। तो प्राइस तो वैसे भी बढ़ने ही वाली है, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद। अगर आपने डिसाइड किया है कि उसको अभी बेचना है, अभी टोकन लेना है, बाद में सेल डीड करना है, तो कर दो, आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो। तो फिलहाल तो मेरा टॉपिक था टोकन पे। अगर आपको लगा है कि ज़्यादातर मैंने आपका क्वेश्चन था वो आंसर किया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमें और सवाल पूछते रहे ताकि हम आपको और जवाब दे सके। और तब तक के लिए धन्यवाद।